So dear students, welcome again in this lecture room. जैसा कि कल हमने ये प्लांट फिजियोलॉजी जो सेकंड यूनिट है इस बॉटनी का, तो ये हमने कल स्टार्ट किया. इस पर मैंने इंट्रोडक्शन अबाउट रेस्पिरेशन, पहले मैंने बता दिया फिजियोलॉजी क्या होती है, कि मैंने इसमें बता दिया फिजियोलॉजी डील्स इन फंक्शनल आस्पेक्ट्स ऑफ ए प्लांट. शायद इसमें फोटोसिंथेसिस हो या इसमें रेस्पिरेशन हो, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट, कोई भी फंक्शन जो भी प्लांट में हो तो दैट बिलोंग्स टू फिजियोलॉजी, और वी कैन से फंक्शनल आस्पेक्ट्स, तो उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं. तो पहला कल हमने ये रेस्पिरेशन दिया, तो रेस्पिरेशन मैंने कल इसका इंट्रोडक्शन दिया कि पहले मैंने बता दिया डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन. तो यहाँ मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटीरियल. तो उसके बाद मैंने बात की इसमें तो डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि फ्यूल और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो हम जिससे हम एनर्जी हासिल करते हैं, तो उसमें मैंने बता दिया देयर आर 4 फ्यूल्स और 4 रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स. वन इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट, सेकंड इज कॉल्ड एज फैट्स, थर्ड इज कॉल्ड एज प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स. तो ये कल हमने डिस्कस किया. उसके बाद मैंने बता दिया कि नाउ वी विल डिस्कस हियर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. ये रेस्पिरेशन मैंने कल भी बताया कि जब हम यहाँ लिखते हैं CO2 C6, हम यहाँ लिखते हैं C6 H12O6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी. तो यहाँ हमें सिंपल सी इक्वेशन लगती है, मगर ये इतनी आसान भी नहीं है. इट टेक्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स. आप पहले देखो, द रेस्पिरेशन गोज इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स. इट गोज इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स. तो उसके बाद इसमें बहुत से रिएक्शंस होते हैं, तो उसके बाद ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है. तो we will here say that what are the steps, yeah, what is the mechanism. Now write down steps of respiration or mechanism of respiration. तो जो respiration है यहाँ पर हम लिखेंगे it takes place by various steps, or here are various steps through which food material goes and produces energy. The first step is called as glycolysis. First is called as glycolysis. ये आपने 10th में थोड़ा बहुत सुना होगा, ग्लाइकोलिसिस. तो दूसरा स्टेप है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन. दूसरा स्टेप है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन. सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप दैट इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल. थर्ड स्टेप दैट इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल. तो फोर्थ स्टेप जो इसमें होता है, फाइनल स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या शॉर्ट में हम लिखते हैं ETS और ETC. ETC भी लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. सो दीज आर द 4 स्टेप्स. यही 4 स्टेप्स होते हैं. तो इन्हीं 4 स्टेप्स से ये C6 H12O6 गुजरता है और बाद में ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है. तो जैसा पहले हम आज के लेक्चर में ग्लाइकोलिसिस डिस्कस करेंगे. लेट अस टेक दिस और स्टार्ट दिस ग्लाइकोलिसिस. अगर हम टर्म ये लेंगे ग्लाइकोलिसिस, Glyco means glucose. Glyco means glucose. Lysis means breakdown or split. Breakdown या आप split भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम C6 H12O6 लेते हैं एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, या फ्यूल हम यहाँ लेते हैं. तो इसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो लेते हैं यहाँ पर, तो पहले मैं ये बताऊंगा प्लांट में ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल किस केमिकल सबस्टेंस से हासिल करते हैं, किस स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट से हासिल करते हैं. कभी कभी ऑब्जेक्टिव आता है. तो प्लांट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं, वी डिराइव दीज फ्रॉम सैक्रोज. सो सैक्रोज इज द सबस्टेंस ऑफ
Sucrose is the substance which gives it a sucrose a disaccharide. This is a disaccharide. प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस होती है तो फोटोसिंथेसिस में ये सैक्रोज बनता है, तो सैक्रोज ये डाइसैक्राइड होता है। ये तो ये कन्वर्ट होता है एक तो ग्लूकोज में, ग्लूकोज भी बनाता है और फ्रैक्टोज भी बनाता है। इसमें दो शुगर्स होते हैं, एक तो कहते हैं इसको ग्लूकोज, सेकंड का है फ्रैक्टोज। तो यहाँ पर ये सैक्रोज तो ये डाइसैक्राइड है, तो इसी से ग्लूकोज हासिल होता है। वही ग्लूकोज एज ए सबस्ट्रेट या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यहाँ पर इस्तेमाल होता है। पहले आप देखो सैक्रोज गिव्स ग्लूकोज एज वेल एज फ्रैक्टोज। नाउ कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज, है पता आपको डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज? हालांकि अगर हम यहाँ देखेंगे इसकी फार्मूला दैट इज C6H12, तो इसकी फार्मूला क्या है? दैट इज C6H12O6। नो डिफरेंस इन केमिकल फार्मूला एंड देयर इज नो डिफरेंस इन केमिकल फार्मूला बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। यहाँ देखो C6H12O6, यहाँ देखो C6, तो इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बट केमिकल फार्मूला सेम होती है। तो ये ग्लूकोज जो है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, या नोट कर लो, द ग्लूकोज कंटेन्स एल्डिहाइड CHO ग्रुप, CHO मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड CHO ये फंक्शनल ग्रुप जो है इसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। तो यहाँ पर फ्रैक्टोज जो है इसमें C+O एंड ए कीटोनिक ग्रुप होता है, दिस कंटेन्स कीटोनिक ग्रुप। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन glucose and fructose. In glucose there is aldehyde group CHO, but in fructose there is ketonic C+O. So this is the difference between fructose and glucose. Clear? तो यहाँ पर यही ग्लूकोज हम लेते हैं, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस होती है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस होती है। तो ये ग्लूकोज जो है ये ब्रेक डाउन होता है, ये स्प्लिट होता है, बिखर जाता है दो मॉलिक्यूल में या दो कंपाउंड्स में। इसके कितने कार्बन हैं? 6 है ना। C6 कार्बन कितने हैं इसमें? 6 कार्बन। तो जब बिखरता है, जब स्प्लिट होता है, ब्रेक डाउन होता है, एक में 3 कार्बन आते हैं, दूसरे में 3 कार्बन आते हैं। तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल बनाता है दैट इज कॉल्ड एज पायरुविक एसिड। यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ग्लाइकोलाइसिस से गुजरता है, फाइनली ये बनाता है क्या? पायरुविक एसिड। इट गिव्स pyruvic acid. The final product of glucose during glycolysis is pyruvic acid. It is C3. The final product of glucose during glycolysis is pyruvic acid. इसमें 3 कार्बन होते हैं। तो ग्लूकोज में कितने हैं? 6 कार्बन हैं। तो कितने पायरुविक एसिड यहाँ बनेंगे? 2 है ना। इसमें 6 कार्बन है, अगर इसको हम डिवाइड 2 से करेंगे 3 आएगा, तो इसका मतलब है जो पायरुविक एसिड यहाँ बनेंगे दे विल बी 2 पायरुविक एसिड। सो इन नटशेल वी कैन से ग्लाइकोलाइसिस ऑफ डेफिनेशन हो ग्लाइकोलाइसिस इज अ प्रोसेस, glycolysis is a process which involves splitting or breakdown of glucose, splitting or breakdown of glucose to produce 2 molecules of pyruvic acid, to produce 2 molecules of pyruvic acid। तो जो ये ग्लाइकोलाइसिस होती है ये साइटोप्लाज्म में, ये जो प्रोसेस कौन ग्लाइकोलाइसिस है, इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म में। लिखो ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। सो इट डज नॉट नीड ऑक्सीजन, यहाँ पर इसे ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। आप इस तरह लिखो
glycolysis is present in all organisms. ये सब के सब ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, हर एक ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस ये होती है। तो ये पहले 3 साइंटिस्ट थे, there were 3 scientists. One is called as Amidon, second is called as Meyerhoff, third is called as Parnes. ये 3 साइंटिस्ट थे, कौन कौन? एम्बिडन, मेयरहॉफ एंड पार्न्स, जिन्होंने ये इस पर रिसर्च किया, इस पर काम किया। तो ऑन दैट बिहाफ ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, इसे हम EMP पाथवे भी बोलते हैं। And glycolysis is also known as EMP pathway. Why? Because 3 scientists have worked on it, so this is called as EMP pathway also. Clear? तो ये ग्लाइकोलाइसिस जो है, इसे बताना है, फिर से बताना है। also called as EMP pathway, क्योंकि 3 साइंटिस्ट ने इस पर काम किया है, एम्बिडन, मेयरहॉफ एंड पार्न्स, so that is why it is called as EMP pathway. तो अब ये प्रोसेस जो है ये स्टेप वाइज होता है। ये प्रोसेस जब होती है, ये टेक्स प्लेस इन स्टेप्स। तो यहाँ पर 10 स्टेप्स और 10 रिएक्शंस होते हैं, यानी इट कंप्लीट्स इन 10 स्टेप्स और इन 10 रिएक्शंस। यानी जो ग्लूकोज है, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान इसको 10 स्टेप से गुजरना पड़ता है, या इसके 10 रिएक्शंस होते हैं, ठीक। तो 10 के कभी कभी ये भी ऑब्जेक्टिव आता है कि इसके स्टेप्स कितने होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। तो ग्लाइकोलाइसिस से जब ये ग्लूकोज गुजरता है तो ये ब्रेकडाउन होता है, मगर यहाँ पर ये कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, बट पार्शियल ब्रेक या पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ पार्शियल ब्रेकडाउन, पार्शियल, it breaks down partially, it breaks down partially। तो यहाँ पर लिखिएगा, दिस इज ग्लूकोज हियर, दिस इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज इट इज C कंपाउंड, C6 कंपाउंड है ना, इसमें 6 कार्बन है। तो पहले इसमें क्या होगा, यहाँ पर पहले रिएक्शन में इसको यहाँ पर ATP ऐड होगा। पहले स्टेप में इस ग्लूकोज के साथ ATP। तो ग्लूकोज में मैंने कहा कि इसमें 6 कार्बन होते हैं, यहाँ मैं बनाऊँ 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। ये अच्छी तरह यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो ये आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंड भी होगा। तो कितने कार्बन इसमें? 6 कार्बन है। तो दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोज। यहाँ पर इसको CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो दिस कॉल्ड एज ग्लूकोज। तो उसके बाद इसके साथ क्या मिलता है, कंबाइन होता है ATP। ATP मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके 3 फास्फेट्स होते हैं यहाँ पर, दिस कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी आल्सो। ये हमने पढ़ना है एनर्जी करेंसी किस तरह बनती है इस रेस्पिरेशन में। तो यहाँ पर इसके कितने फास्फेट ग्रुप हैं? 3। तो यहाँ से एक यहाँ पर उठता है, दैट कम्स ऑन 6 कार्बन। यहाँ पर फास्फेट ग्रुप की एक है, किसमें? ATP में। ये यहाँ से उठ के किसके साथ कंबाइन होता है? लास्ट कार्बन। तो जब ये लास्ट कार्बन से का साथ कंबाइन होता है, दिस कॉल्ड एज ग्लूकोज, दिस इज कॉल्ड एज ग्लूकोज 6 फास्फेट। इसको क्या कहेंगे? ग्लूकोज 6। वाई 6? छठा कार्बन जो है यहाँ पर 6 कार्बन, उसी के साथ फास्फेट ग्रुप ऐड होता है, तो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज ग्लूकोज 6 फास्फेट। क्लियर हुआ ये स्टेप? उसके बाद और एक स्टेप होता है यहाँ पर आइसोमेराइजेशन। यहाँ पर एंजाइम आता है, तो यहाँ से पहले सुनो, कितने फास्फेट थे? 3। एक तो यहाँ से उठ गया, कितने रहेंगे? 2। यहाँ पर लिखिएगा ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, वापस देगा, तो एक इसके साथ मिलेगा।
दैट्स कॉल्ड एज ग्लूकोज 6 फास्फेट। क्लियर? तो उसके बाद यहाँ पर एक एंजाइम आएगा दैट्स कॉल्ड एज हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज। तो इसके बाद यहाँ पर और एक एंजाइम आएगा दैट्स कॉल्ड एज आइसोमेरेज। यहाँ पर ये ग्लूकोज 6 फास्फेट, अब इसको आइसोमेराइजेशन होगी। आइसोमेराइजेशन मतलब इसमें स्ट्रक्चरल चेंज आएगी, कार्बन सारे 6 के 6 रहेंगे, सारे मतलब केमिकल फार्मूला सेम रहेगा, केमिकल फार्मूला सेम यहाँ रहेगी, बट फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो दैट्स कॉल्ड एज आइसोमेराइजेशन। आपने 10th में पढ़ा होगा आइसोमेराइजेशन, दैट प्रोसेस इन व्हिच केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिमेन सेम बट दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये इट विल गिव फ्रैक्टोज 6 फास्फेट। तो यहाँ इसके बदले यहाँ पर क्या आएगा, सी है ना, डबल बॉन्ड ओ आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, उसको हम फ्रैक्टोज कहेंगे। अभी मैंने बताया डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड CHO, तो इसमें क्या होगा, कीटोन ग्रुप। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रैक्टोज 6 फास्फेट। क्लियर? क्लियर? तो उसके बाद यहाँ पर अब और एक स्टेप होगा, तो यहाँ पर और एक ATP यहाँ पर आएगा, वो इसके साथ कंबाइन होगा। तो यहाँ मैं लिखूँ ATP। तो ATP यहाँ पर कितने होंगे, 3 फास्फेट। इसमें से एक यहाँ उठेगा, वो आएगा फर्स्ट कार्बन। ये फ्रैक्टोज है ना, ये फ्रैक्टोज है। फ्रैक्टोज के 6ठे कार्बन पर ऑलरेडी फास्फेट था, अब तो पहले कार्बन पर भी आएगा, तो इसको हम कहेंगे फ्रैक्टोज। ये है फ्रैक्टोज 1,6। क्या कहेंगे, बोर्ड की तरफ पहले देखो, बोर्ड की तरफ। इट वाज फ्रैक्टोज 6 फास्फेट। अब तो इसके साथ और एक ATP ऐड होगा, तो उसमें से एक फास्फेट आएगा, वो कहाँ पर, कार्बन नंबर 1 पर ऐड होगा। तो है ये फ्रैक्टोज, तो हम कहेंगे फ्रैक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। क्या लिखेंगे हम, फ्रैक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। डाई मीन्स यहाँ पर 2 फास्फेट ग्रुप है। 1 मीन्स पहले कार्बन पर, 6 मीन्स छठे कार्बन। क्लियर? तो यहाँ पर इसमें से एक फास्फेट ग्रुप रिमूव होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ADP। क्या लिखेंगे, ADP। तो यहाँ तक हमने कितने ATP मॉलिक्यूल यूटिलाइज किए, काश 2। एक तो इस स्टेप पर, एक तो इस स्टेप पर। सो अप टू दिस लेवल वी हैव यूटिलाइज्ड हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स, 2 ATP मॉलिक्यूल हमने कंज्यूम किए, यूटिलाइज किए। क्लियर? पहला स्टेप में फिर से रिपीट करूँ, ग्लूकोज, इस पर ATP ऐड होगा कंबाइन, तो वहाँ से एक फास्फेट रिमूव होगा, यहाँ 6ठे कार्बन पर ऐड होगा ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट को आइसोमेराइजेशन होगी, जो फ्रैक्टोज 6 फास्फेट। उसके बाद और एक ATP मॉलिक्यूल यहाँ पर आएगा, वहाँ से एक फास्फेट रिमूव होगा, इसके पहले कार्बन पर ऐड होगा, जिसके भी कॉल्ड एज फ्रैक्टोज 1,6। क्लियर? आपका एग्जाम क्लियर है? यहाँ पर अब ये सुपरेट होगा, इस स्टेप से सुपरेट होगा। सुपरेट मीन्स ब्रेक डाउन होना। इसके कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर ब्रेक ही होगा, एक तरफ कितने कार्बन आएंगे, 3, दूसरी तरफ 3। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, इसमें भी 3 कार्बन होंगे। यहाँ पर इसमें, यहाँ तो एक एंजाइम आएगा दैट इज कॉल्ड एज एल्डोलेस। यहाँ पर लिखा एल्डोलेस, ये एंजाइम आएगा। तो यहाँ पर हेक्सोकाइनेस आएगा, इसमें यहाँ पर हेक्सोकाइनेस। ठीक, तो हेक्सोकाइनेस यहाँ पर एल्डोलेस आएगा, वो इसको ब्रेक करेगा, तो 3 कार्बन एक तरफ आएंगे, 3 कार्बन, जो 3 कार्बन इस तरफ आएंगे दैट विल बी कॉल्ड एज 3 फास्फोग्लाइसल्डिहाइड। दैट इज कॉल्ड एज 3 फास्फोग्लाइसल्डिहाइड। क्या कहेंगे हम,
3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड। कितने कार्बन होंगे इसमें? 3। तीसरे कार्बन पर फास्फेट। तो यहाँ पर CHO, इसका ट्रायोज। ट्राई मीन्स 3 ये ग्लूकोज ही है मगर ट्रायोज, इसमें 3 कार्बन है, जिसका 3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड या फास्फो शॉर्ट में हम लिखते हैं 3PGAL। शॉर्ट में लिखते हैं क्या? 3PGAL। क्लियर? तो आगे 3 कार्बन। यहाँ पर देखो ये साइड तो कंप्लीट हो गया, ठीक। अब तो ये आएंगे, इसमें कौन सा ग्रुप है? कीटानी ग्रुप। यहाँ पर आएगा एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें कॉल्ड एज 3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड। तो यहाँ पर है ना कीटानी ग्रुप, इसको हम कहते हैं हम क्या कहते हैं? डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट। डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट, इसको कहेंगे हम डाइहाइड्रॉक्सी। दूसरे कार्बन पर प्रेजेंट है, इसका डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट। यहाँ पर एक फास्फेट है, डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट, या शॉर्ट में डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट, DHAP शॉर्ट में लिखते हैं। देखो फिर से मैं बताऊं, यहाँ तक तो आ गया समझ में। फ्रक्टोज 1,6 पहले बोर्ड की तरफ देखो फिर लिखेंगे। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। तो इसके बाद यहाँ पर ये सुपरिट होगा, बिखर जाएगा, ब्रेक डाउन होगा। एक तरफ जो कंपाउंड आएगा इसमें 3 कार्बन होंगे, दूसरी तरफ में भी 3 कार्बन होंगे। तो यहाँ की तरफ अगर हम देखें, दिस वी कॉल्ड एज 3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड। तो इसको हम कहेंगे डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें कीटानी ग्रुप। तो आप क्लियर किया? इसे बताऊं? देखो यहाँ पर क्या गया? फ्रक्टोज 1,6। पहले से मैं बताऊं, ये ग्लूकोज है यहाँ पर। तो ग्लूकोज को यहाँ पर एक ATP मॉलिक्यूल कंबाइन होता है, तो इसमें से एक फास्फेट इस ग्लूकोज के साथ कंबाइन होता है, दैट इज ग्लूकोज 6 फास्फेट, ठीक। उसके बाद यहाँ आइसोमेराइजेशन होती है, स्ट्रक्चरल चेंज होती है, तो एक ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है। सो दिस गिव्स फ्रक्टोज 6 डाइफॉस्फेट। उसके बाद और एक ATP मॉलिक्यूल यहाँ पर आता है, तो उसमें से एक फास्फेट फ्रक्टोज के साथ कंबाइन होता है, दैट गिव्स फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। क्लियर? मेरे पहले कार्बन भी फास्फेट है, 6 पर भी फास्फेट। तो उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर अब स्प्लिट या करना शुरू होगा। यहाँ पर ये बिखर जाएगा, ब्रेक डाउन होगा। एक तरफ 3 कार्बन आएंगे, दूसरी तरफ भी 3 कार्बन आएंगे। क्लियर? तो यहाँ की तरफ जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज 3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड। तो यहाँ की तरफ जो कंपाउंड बनेगा दैट इज कॉल्ड एज डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट। ये हम शॉर्ट में लिखते हैं PGAL, तो ये हम शॉर्ट में लिखते हैं DHAP। क्लियर? फिर से बताऊं? तो अब क्या करेंगे हम? मैंने यहाँ बताया आपको ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल आता है, तो ये हमें क्या देता है? पायरिक एसिड। नक्शल ये पायरिक एसिड देता है। तो यहाँ पर ये पायरिक एसिड अब देखना है, ये बनाएगा पायरिक एसिड कि ये बनाएगा। लेकिन पायरिक एसिड किससे बनता है? 3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड से। किससे? 3 फास्फो। कभी कभी क्वेश्चन आता है, यहाँ पर तो हमने 2 कंपाउंड है, एक 3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड है और एक डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट। क्वेश्चन ये आएगा क्या पायरिक एसिड तो बनेगा, क्या वो इससे बनेगा कि इससे? हम क्या जवाब देंगे? 3 फास्फोग्लाइसरल से बनेगा। वो लिहाजा ये 3 फास्फोग्लाइसरल जो है ये पायरिक एसिड देगा। तो ये जो है ये डायरेक्टली पायरिक एसिड नहीं देगा, बट ये इट विल गेट कन्वर्टेड टू दिस बिकॉज दीज आर इंटरकन्वर्टेड। दीज आर कौन? 3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रॉक्सी। ये इंटरकन्वर्टेबल है। इंटरकन्वर्टेबल मींस जो कन्वर्ट हो सकता है एक दूसरे। फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड के भी डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट देगा, डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड। तो यहाँ पर म्यूटेशन देंगे एंजाइम, म्यूटेस, ठीक है। तो हमें अब क्या निकालना है? पायरिक एसिड। क्या निकालना है? पायरिक एसिड। वो कहाँ से आएगा? 3 फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड। उसके बाद ये डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन ये इसमें कन्वर्ट होगा, फिर से ये पायरिक एसिड देगा। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है।
यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ से ये ले लीजिए। तो ये 3 फास्फोग्लाइसराइड है, तो यहाँ पर एक फास्फेट H2PO4 आएगा, H2PO4 आएगा, वो इसके साथ कंबाइन होगा, और एक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज NAD, निकोटीन अमाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये देखो आप, NAD को बोलते हैं निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। कभी कभी एग्जाम में आता है व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ NAD। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो NAD यहाँ पर आएगा, दूसरा क्या आएगा H2PO4। क्लियर? ये किसके साथ, हम यहाँ पर किसके साथ आए, तो H2PO4 ये आएगा, और क्या आएगा NAD। तो ये जो यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन है, ये कंबाइन किसके साथ होंगे, निकोटीन NAD के साथ, शॉर्ट में हम कहेंगे NAD। तो इट विल गिव NADH, दिस इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग फॉर्म। तो यहाँ पर रिडक्शन होगी, क्या होगी, इस रिएक्शन में पहले रिडक्शन मतलब क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये रिडक्शन में हम कहते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होगा, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम कहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। तो इस NAD के साथ ये H कंबाइन होगा, दिस विल गिव NADH। क्लियर? उसके बाद क्या रहा, PO4, ये PO4 इसके साथ कंबाइन होगा, किसके साथ, 3 फास्फोग्लाइसराइड। यहाँ इसके 3 कार्बन है, तो पहले से एक मौजूद है, तीसरे कार्बन पर, तो यहाँ और एक फास्फेट इसके साथ कंबाइन होगा। देखो फिर से मैं कहूँ, यहाँ क्या है, फास्फोग्लाइसराइड है। मैंने कहा इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, PGAL, इसको क्या लिखते हैं, DHAP। तो जो है PGAL, पागल है, ये जो है इसके साथ क्या ऐड होगा, H2PO4 और NAD। तो यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन है, ये यहाँ से रिमूव होंगे PO4 से, तो कहाँ आएंगे, इस NAD के साथ। तो ये क्या देगा, NADH। क्लियर? अब क्या रहा यहाँ पर, PO4, ये PO4 फास्फेट है, ये किसके साथ, PGAL के साथ कंबाइन होगा। तो PGA पहले इस पर तीसरे कार्बन पर आधी फास्फेट ग्रुप है, अब क्या आएगा, 1 2 3, अब पहले कार्बन पर भी आएगा। सो इसको हम क्या कहेंगे, है तो ये PGAL, इसको हम क्या कहेंगे, 1 कार्बन फॉस्फेट 1 3, तो क्या 1 3 है ना, पहले कार्बन पर भी फास्फेट है, थर्ड पर भी फास्फेट, तो क्या कहेंगे, 1 3 फॉस्फेट, कार्बन फॉस्फेट है, फास्फोग्लाइसराइड, 1 3 डाइफास्फोग्लाइसराइड, क्या कहेंगे हम, 1 3, यहाँ पर लिखिए हम 1 3 डाइफास्फोग्लाइसराइड है, क्या कहेंगे। अच्छा मुझे बताओ, केमिस्ट्री में आपने IUPAC में पढ़ा, कितने टाइम में पढ़ा, आधे, हाँ कितने दिनों में पढ़ा, 15 डेज बस। तो यहाँ पर आएगा क्या, ये इसको हम कहेंगे 1 3 डाइफास्फोग्लाइसराइड। यहाँ तक समझ में आ गया कि फिर से बताऊँ, तो यहाँ पर हमें कंपाउंड जो आ गया, दैट्स कॉल्ड एज 1 3 डाइफास्फोग्लाइसराइड है। अब क्या होगा आगे, ये 1 3 डाइफास्फोग्लाइसराइड जो यहाँ बात आ रहा है, 1 3 डाइफास्फोग्लाइसराइड, इस पर यहाँ पर क्या होगा, अहम रिएक्शन है ये, यहाँ पर अब ADP आएगा। ADP को क्या कहते हैं, एडेनोसिन डाइफास्फेट। यहाँ पर क्या आएगा, ADP, एडेनोसिन डाइफास्फेट। यहाँ से एक फास्फेट ग्रुप
यहाँ पर ये रिमूव होगा यहाँ से। ये 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसराइड है, इसमें 2 फास्फेट है, एक यहाँ से रिमूव होगा, वो इसके साथ मिलेगा। ये क्या है? ADP एडमिन है, एडमिन डाइफॉस्फेट, 2 फास्फेट, यहाँ पर और एक फास्फेट आ गया। ये क्या देगा? इसलिए तो 2 तो ऑलरेडी थे, आप 3 आ गए। ये क्या इसको क्या कहेंगे? ATP। आप यहाँ ही हो? Yes sir. यहाँ ही हो। दिस विल गिव ATP। देखो यहाँ पर फिर से मैं समझाऊँ आपको। ये जो 3 डाइफॉस्फोग्लाइसराइड है, यहाँ पर इसके साथ अब ADP आएगा। तो जो पहले कार्बन पर फास्फेट ग्रुप है वो वहाँ से निकलेगा, वहाँ नहीं रहेगा, वो किसके साथ रहेगा? ADP। यहाँ इसके 2 फास्फेट, अब तीसरा आ गए, ATP। क्लियर? ATP। तो बाद में क्या देगा ये? 3PGA शॉर्ट में। वो ये यहाँ जो कंपाउंड बचता है दैट इज कॉल्ड एज 3-फास्फोग्लाइसरिक एसिड। क्या कहेंगे हम? 3-फास्फो, आप में खैर बोर हो गए शायद ना। देखो एक फास्फेट यहाँ से चला गया, तो जिस जो नया प्रोडक्ट यहाँ बनेगा जिसका कॉल्ड एज 3PGA, 3-फास्फोग्लाइसरिक एसिड। क्या देगा ये? 3-फास्फोग्लाइसरिक एसिड। 3-फास्फोग्लाइसरिक एसिड या ग्लाइसरेट भी आप लिख सकते हैं। 3-फास्फोग्लाइसरेट। अब तक तो यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप थे, एक तो क्या? Aldehyde और एल्डिहाइड, दूसरा क्या था? कीटोन। अब यहाँ पर आप बनेगा COH को कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अब एसिड बनेगा। पहले ये एल्डिहाइड था, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप, उसके बाद कीटोन ग्रुप, अब तो यहाँ बनेगा COH, जिस भी कॉल्ड एज फास्फोग्लाइसरिक एसिड। मेरे ख्याल में आप इसको हम यहाँ ही स्टॉप करेंगे, ठीक है? तो कल से एक रिकैप करेंगे, तो दूसरा हम इससे आगे भी बढ़ेंगे। आई थिंक दिस सेक्शन पढ़ रहे हैं। एनी क्वेश्चन?